हेलो एवरीवन, जैसे कि हमारा चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम ठीक है चल रहा है। तो इसमें मैंने आप लोगों को लास्ट टॉपिक जो कराया था वो कराया था लिमिटेशन ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ओके, अब यहां पर मेरा टॉपिक है ड्वेल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ओके, ड्वेल नेचर of electromagnetic radiation okay, dual nature of electromagnetic radiation। हाँ, dual मीन्स दो तरह की। देखो, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, जो सन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आती हैं, उनकी दो तरह की नेचर होती है। ओके, उनकी दो तरह की नेचर होती है, एक तो पार्टिकल लाइक और एक वेव लाइक। तो इन प्रॉपर्टीज को कैसे एक्सप्लेन किया गया है, कैसे इस बात को प्रूफ किया गया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की नेचर दो तरह की होती है। ओके, ड्वेल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। देखना, जैसे आप लाइट की प्रॉपर्टीज को जानते हो, रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन। एक्चुअली इस बात से तो ये बात प्रूफ हो जाती है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की नेचर है वो वेव की तरह है, वेव की फॉर्म में, यानी कि वेव नेचर। क्लियर? तो किसके द्वारा? रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, जो आप लोग लाइट में पढ़ते हो, डिफ्रैक्शन के द्वारा हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की नेचर, वेव नेचर को यानी कि एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरी बात, अभी आप लोगों ने इससे पहले पढ़ा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आप लोग जानते हो कि सनलाइट आती है और मेटल पर टकराती है। ठीक है, तो जो सनलाइट है, कहने का मतलब ये, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, जो पार्टिकल्स आकर उस पर टकराते हैं मेटल के सरफेस पर, तो उससे यानी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। क्लियर? तो जो फोटोन है, ठीक है, तो आपके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के द्वारा पार्टिकल नेचर यहां पर प्रूफ हो जाती है। तो ये दो तरह की नेचर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। तो जल्दी से इसमें डैश आगे लिखेंगे, ड्वेल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में लिखिएगा, टू एक्सप्लेन दी फिनोमिना like reflection, comma refraction, comma diffraction, 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 etc. Light behave as a wave like। ठीक है, जो इन यानी फिनोमिना के द्वारा, रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, डिफ्रैक्शन है, तो इनसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो नेचर शो होती है वो वेव की फॉर्म में, वेव नेचर शो होती है। क्लियर? बिहेव एज ए वेव लाइक, वेव की तरह। एंड टू एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इट इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स। इट का मतलब जो हमारी क्या है, जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। ओके, इट इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड फोटॉन्स। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में फोटॉन्स होते हैं वो टिनी पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। तो ये पार्टिकल नेचर। क्लियर? इट का मतलब बेटा वेव्स या सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से। ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड फोटॉन्स। फुल स्टॉप। सो वी कैन से दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, so SHOW, so dual nature, wave like as well as particle like. Okay, wave like as well as
पार्टिकल लाइक. ओके, अब इसके बाद माय न्यू टॉपिक इज लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन. देखिएगा, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन. हाँ, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन. लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, लाइन स्पेक्ट्रम क्या? देखिएगा, मैंने एक ट्यूब में हाइड्रोजन गैस ले ली. जब मैंने उसमें हाइड्रोजन गैस ली तो मैंने उसमें इलेक्ट्रिक करंट को पास किया. ठीक है, क्लियर? मैंने एक ट्यूब में हाइड्रोजन गैस ले ली, गैस स्टेट में तो होती है, इस बात को जानते हो. और जब मैंने उससे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास किया तो हाइड्रोजन एटम हमें एनर्जी के साथ मिले. ठीक है, हाइड्रोजन एटम विद हाई एनर्जी. जब उनके बीच एक स्पेक्ट्रम को देखा गया तो हमें यहां पर लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है. क्लियर? उसे बोलते हैं हम लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन. क्लियर? तो जल्दी से लिखिएगा, ऑन पासिंग डैश आगे लिखें लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन में. हाँ, ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू गैसियस हाइड्रोजन, थ्रू gaseous hydrogen, through gaseous hydrogen, comma, the hydrogen molecules, comma, the hydrogen molecules get dissociated, dissociate हो जाते हैं, get dissociated to produce energetically excited hydrogen atom. ठीक है, energetically 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 excited hydrogen atom. Okay, that emits electromagnetic radiation. जिनसे क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट होती है. that emit electromagnetic radiation. Clear? That emit electromagnetic radiation. फिर स्टॉप लगा के लिखेंगे, the hydrogen spectrum consists of many lines. यहां पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में many lines consist होती है. Clear? The hydrogen spectrum consists of many lines called Lyman, Balmer, Paston, bracket, Fund, P-F-U-N-D, P साइलेंट रहता है, Fund and Humphrey. H-U-M, ठीक है, H-U-M-P-H-R-E-Y, H-U-M-P-H-E-R-Y, Humphrey. देखो एक्चुअली अभी Humphrey आपकी एनसीईआरटी में नहीं है. ठीक है, अभी Humphrey आपकी एनसीईआरटी में नहीं आई है. ये लेटेस्ट रिसर्च है. लाइमन, बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट, फुंड. ठीक है, एंड Humphrey. ओके, अब देखना यहां पर इसके लिए जो लाइन स्पेक्ट्रम फॉर हाइड्रोजन एटम है, एक फॉर्मूला यहां पर आता है. वो फॉर्मूला क्या है? यहां तक हो गया ना. अब इसके बाद ये फॉर्मूला है वेव नंबर 109677, और देखो 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स. देखो यहां पर जो आपका न्यू बार, आप जानते हो वेव नंबर होती है. ठीक है, वेव नंबर 109677 सेंटीमीटर इनवर्स. ये हमारा रिडवर्क कांस्टेंट है. ये हमारा
रिडबर्ग कांस्टेंट है, ठीक है। जो n1 की वैल्यू है, n1 1 2 ठीक है 3 डॉट डॉट ये आती जाएंगे। तो n2 की वैल्यू, जब n1 की वैल्यू 1 है तब n2 की वैल्यू इसमें एक ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तब इसमें एक हम ऐड कर देंगे। जैसे n1 की वैल्यू 1 है तो n2 की वैल्यू 1 से ऊपर वाली सभी 2 3 4 5 ये। यदि n1 की वैल्यू 2 है तो n2 की वैल्यू 3 4 5 6 इस तरह से ये हमारी सब आती जाएंगी, ठीक है। तो जब n2 भाई पहली वैल्यू होगी n1 प्लस 1, n1 की वैल्यू जरा 1 है, ठीक है। तो n2 इस n1 की वैल्यू में 1 ऐड हो जाएगा। ऐसे ही जब n1 की वैल्यू 2 है तो n2 की वैल्यू n1 प्लस 2, ठीक है। अब ऐसे ही जब n1 की वैल्यू 3 है तब n2 की वैल्यू n1 प्लस 3 डॉट डॉट। देखो जब n1 की वैल्यू 1 है, ठीक है, तो n2 की वैल्यू 1 प्लस 1 2। जब n2 की वैल्यू 2 है तो n2 की वैल्यू क्या हुई भाई, n1 की वैल्यू तो 1 प्लस 2 3। जब n1 की वैल्यू 3 है तो n2 की वैल्यू 4 आ जाएगी, क्यों n1 की वैल्यू 1, ठीक है। जब n1 की वैल्यू 1 है n2 की 2, जब n1 की वैल्यू 2 है तो n2 की 3, जब n1 की वैल्यू 3 है तो n2 की 4, क्लियर, क्योंकि n1 की वैल्यू 1। तो जल्दी से नोट करें इस बात को। तो यहां पर कहें देखो जो ये वैल्यू है, हाँ हियर देखो ये रिडबर्ग कांस्टेंट है 109677 सेंटीमीटर इनवर्स, ये वाली यूनिट सेंटीमीटर इनवर्स इज रिडबर्ग कांस्टेंट, रिडबर्ग कांस्टेंट, रिडबर्ग कांस्टेंट, ये रिडबर्ग कांस्टेंट है, ठीक है। 109677 ये रिडबर्ग सेंटीमीटर इनवर्स रिडबर्ग कांस्टेंट है, क्लियर। अब देखो हाँ दी स्पेक्ट्रल लाइंस फॉर एटॉमिक हाइड्रोजन। अब देखिएगा दी स्पेक्ट्रल लाइंस फॉर एटॉमिक हाइड्रोजन इसी में है, हाँ दी स्पेक्ट्रल लाइंस, दी स्पेक्ट्रल लाइंस फॉर एटॉमिक हाइड्रोजन, फॉर एटॉमिक हाइड्रोजन। अब देखिएगा हाँ दी स्पेक्ट्रल लाइंस फॉर एटॉमिक हाइड्रोजन। देखो अब यहां पर जो सीरीज मिलेगी, जस्ट सीरीज, ठीक है, n1 की वैल्यू n2 की वैल्यू और किस रीजन में पड़ेंगी, ठीक है। जो आपका स्पेक्ट्रल रीजन होगा, थोड़ा मैं इस टाइप में लिखूंगा, देखो सीरीज n1 की वैल्यू n2 की वैल्यू रीजन, ठीक है, स्पेक्ट्रल रीजन, स्पेक्ट्रल रीजन, ठीक है। देखो लाइंस, लाइमन, ठीक है। नंबर 2 बाल्मर, लाइमन, बाल्मर, पास्टन, पास्टन, ब्रैकेट, फुंड, हम्फ्रे, ठीक है, हम्फ्रे। देखो जब लाइमन के लिए n1 की वैल्यू 1 है तो n2 की वैल्यू 1 से ऊपर वाली सभी होंगी 2, 3 डॉट डॉट। जब बाल्मर की वैल्यू, बाल्मर के लिए n1 की वैल्यू 2 होती है तो n2 वैल्यू 3, 4 ऊपर की वैल्यू होंगी। जब पास्टन के लिए n1 की वैल्यू 3 तो n2 के लिए 4, 5 ऊपर की वैल्यू होंगी। ब्रैकेट के लिए n1 की वैल्यू 4, इसके लिए क्या होंगी 5, 6 डॉट डॉट। फुंड के लिए n1 की वैल्यू 5 is 6, 7 डॉट डॉट। हम्फ्रे के लिए n1 की वैल्यू 6 और n2 की वैल्यू 7, 8 ऊपर की वैल्यू। n1 की वैल्यू 1 तो n2 की वैल्यू 2, 3 ऊपर की वैल्यू, ठीक है।
रीजन में, किस रीजन में ये पड़ेंगी? जैसे कि देखो ये जो लाइमन सीरीज है ये अल्ट्रावायलेट रीजन में, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रीजन में ये पड़ती है, अल्ट्रावायलेट रीजन में आती है। जो बाल्मर है ये विजिबल रीजन में, पास्टन देखो ये अल्ट्रावायलेट में, ये विजिबल में, पास्टन इंफ्रारेड, ठीक है, ब्रैकेट भी इंफ्रारेड, ठीक है, फुंड भी इंफ्रारेड, और देखो हमफ्रे फार इंफ्रारेड, क्लियर, इंफ्रारेड। तो देखो ये लाइमन सीरीज अल्ट्रावायलेट रीजन में, ठीक है, बाल्मर विजिबल में, पास्टन इंफ्रारेड, ब्रैकेट इंफ्रारेड, फुंड इंफ्रारेड, हमफ्रे फार इंफ्रारेड, ठीक है। हाँ, जल्दी से नोट करें इसे फटाफट एकदम, क्लियर। और देखो इसकी जो फिगर बनाएंगे आप लोग, जल्दी से मैं बनाता हूं, आप लोग जल्दी से नोट कीजिएगा, ठीक है। हाँ, तो देखना, अब जैसे यहां पर नोट हो गया ना, इसके बाद यदि हम इन लाइंस को ड्रॉ करें तो कैसे हम इसे, हाँ देखो आप लोग अच्छी तरह अपनी एनसीईआरटी से भी ड्रॉ कर सकते हो। जैसे ये मेरी n1 की वैल्यू है, n1, n2 की वैल्यू है, n3, n4, n5, n6, n7 और ये चलो n इंफिनिटी, जो आती है n1 पर सभी लाइन, ठीक है, वो तो है लाइमन, वो क्या है, लाइमन, ये लाइमन सीरीज है, लाइमन। जो 2 पर अगर लाइन रुकती है, 2 पर, वो बाल्मर, वो क्या है, बाल्मर, देखो ये बाल्मर, ये बाल्मर है, बाल्मर। जो यहां पर रुकती है पास्टन, ठीक है, ये पास्टन, लाइमन, बाल्मर, पास्टन। देखो जो यहां पर रुकेंगी ब्रैकेट, ठीक है, ये ब्रैकेट, जो यहां पर रुकेंगी फुंड, ठीक है, और जो यहां पर आकर रुकेंगी हमफ्रे, ये आपकी हमफ्रे, ठीक है, हमफ्रे। देखो इस तरह से आप लोग अच्छे से फिगर अपनी एनसीईआरटी से ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। हाँ देखो ये क्लियर, ये आपकी, ठीक है, क्लियर, जल्दी से नोट करें, फटाफट ड्रॉ करें। इसके बाद हमारा आता है बोर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम, जो आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था, लेकिन यहां थोड़ा डिफरेंट वे में पढ़ोगे, ठीक है। इसके बाद यहां पर हमारा बोर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम, फिगर को अच्छे से आप अपनी एनसीईआरटी से ड्रॉ कर सकते हो। हाँ, अब इसके बाद हमारा जो टॉपिक है बोर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम, देखिएगा बोर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम, बोर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए बोर्स मॉडल, क्लियर। अब इसके बाद ये इसमें
देखो बोर्स मॉडल आपका 9th क्लास का तो पढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट वे में एक्चुअली यहाँ पर फॉर्मूले वगैरह आ जाते हैं कि फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या, सेकंड सेल में क्या है, तो यहाँ पर बहुत सारी बातें आप लोग पढ़ोगे, ठीक है। तो बोर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम में डैश लगा लिखेंगे, द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ दिस मॉडल आर, द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ दिस मॉडल आर डैश। नंबर 1, देखो नंबर 1 क्या बात कही, नंबर 1 उन्होंने ये बात कही जो जैसे एटम होता है न्यूक्लियस के चारों तरफ जो सेल में इलेक्ट्रॉन रोटेट करते हैं वो विदाउट लॉसिंग ऑफ एनर्जी, विदाउट लॉसिंग एनर्जी के साथ रोटेट करते हैं, यानी कि इन सेल्स में इलेक्ट्रॉन रोटेट करते हुए एनर्जी लॉस नहीं करते। तो लिखेंगे पॉइंट नंबर 1, द इलेक्ट्रॉन्स इन द हाइड्रोजन एटम, द इलेक्ट्रॉन्स in the hydrogen atom can move around the nucleus, can move around the nucleus, देखो ये न्यूक्लियस है, can move around the nucleus in a circular path, in circular path में, in a circular path without losing energy, विदाउट लॉसिंग एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स इन हाइड्रोजन एटम मूव इन ए सर्कुलर पाथ, भाई अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, विदाउट लॉसिंग एनर्जी। क्लियर? दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, द इलेक्ट्रॉन्स इन द हाइड्रोजन एटम कैन मूव अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स इन हाइड्रोजन, देखो इसे देखकर बनाइए थ्योरी, इलेक्ट्रॉन्स इन हाइड्रोजन एटम can move around the nucleus in circular path without losing energy. Clear? This state, कोमा लगा के लिखेंगे, कोमा, this state of the atom is known as ground state or normal state. This state of the atom is known as ग्राउंड स्टेट और नॉर्मल स्टेट। क्लियर? नंबर 2, हां यहां पर नंबर 2 लिखेंगे, नंबर 2 है द एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, द एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, देखो यदि कोई इलेक्ट्रॉन यहां पर है, अब मैं क्या बात दिखाने जा रहा हूं, यदि कोई इलेक्ट्रॉन यहां पर है और हम इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे देते हैं बाहर से, तब ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर आ जाएगा, राइट, तब ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर आ जाएगा, यहां पर जंप कर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, जब इस इलेक्ट्रॉन से हम एनर्जी निकालेंगे, बाहर करेंगे, तब ये इलेक्ट्रॉन पुनः इस यहां पर आ जाएगा। क्लियर? जब देखो हमने इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी, ये यहां से यहां पर आ गया, या फिर ऐसे कह लो जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी तो यहां पर आ जाएगा, लेकिन जब मैं इस इलेक्ट्रॉन से एनर्जी निकालूंगा तभी इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर आ जाएगा, राइट। दिस स्टेट ऑफ द एटम इज नोन एज एक्साइटेड स्टेट। जब मैंने इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी, यहां से यहां पर आ गया, ठीक है, लेकिन जब इस इलेक्ट्रॉन से यहां से एनर्जी इलेक्ट्रॉन से निकलेगी तब यहां से यहां पर आ जाएगा, न्यूक्लियस के पास वाले सेल में। और एटम की स्टेट को हम एक्साइटेड स्टेट के नाम से जानते हैं। तो लिखिएगा नंबर 2, द एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, द एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लोअर टू हायर, लोअर टू हायर, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप लोअर टू हायर, ठीक है, एंड और एंड इमिटेड, जब इस इलेक्ट्रॉन से एनर्जी निकलेगी, एंड इमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर टू लोअर। देखो इन दोनों कंपेयर करें, ये हायर है ये लोअर है, इन दोनों कंपेयर करें, ये हायर है ये लोअर है, ठीक है, एंड इमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप from higher to lower, full stop. This state of the atom is known as
excited state. This state of the atom is known as excited state. Clear? इसके बाद my point number third, जल्दी से लिखिएगा point number third. हाँ, the frequency of radiation absorbed. The frequency of radiation absorbed or emitted when transition occur. ठीक है, the frequency of radiation absorbed or emitted when transition occurs between two stationary state. देखो ये stationary state, between two stationary state, ठीक है, that differ in energy by delta E. Between two stationary state that differ in energy, जिनकी एनर्जी में डिफरेंस होता है, that differ in energy by delta E. Delta E is given, देखो जो इन दोनों स्टेशनरी स्टेट की एनर्जी के बीच में डिफरेंस होता है, जिसे हम डेल्टा ई से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, उनकी एनर्जी में जो डिफरेंस डेल्टा ई है, इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? न्यू इक्वल, देखो न्यू इक्वल डेल्टा ई अपॉन एच. एच हमारा प्लैंक कांस्टेंट है. अब डेल्टा ई यानी जैसे इन दो सेल में इलेक्ट्रॉन है, जैसे इसे मान लो E1, इसे मान लो E2. ठीक है, इसे E1 और इसे E2. भाई E1 दो सेल, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी E1, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी E2. तब इनकी एनर्जी में डिफरेंस E2 माइनस E1 अपॉन H. क्लियर? नोट करें जल्दी से इस बात को. यहां पे लिख सकते हो हियर E1 एंड E2, जो E1 और E2 है, हियर E1 एंड E2 आर एनर्जीज of lower and higher energy state respectively. जैसे देखो इसे हायर मान लिया, इसे लोअर मान लिया, इसमें एनर्जी E1 और इसमें E2, इनकी एनर्जी में डिफरेंस E2 माइनस E1. क्लियर? अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 लिखिएगा. The electron rotate in those orbit. The electron rotate in those orbit in which angular momentum. हाँ जल्दी से करें. In which angular momentum of an electron is an integral multiple of h upon 2 pi. Is an integral multiple of h upon 2 pi. ठीक है, अब देखिएगा यहां पर इसके बाद इसमें ये फॉर्मूला लिखें. ये जो NEVR, ये एंगुलर मोमेंटम है, ये एंगुलर मोमेंटम. ठीक है, एंगुलर मोमेंटम क्या? MEVR डबल. अब M तो मास, E मींस इलेक्ट्रॉन का मास, V वेलोसिटी, R है रेडियस ऑफ ऑर्बिट. ठीक है, इज इक्वल टू N इंटू H अपॉन 2 पाई. N इंटू H अपॉन 2 पाई. जल्दी से नोट करें फटाफट एकदम. ठीक है, जो N की वैल्यू है N इक्वल 1, 2, 3 डॉट. जल्दी से कीजिएगा. अब यहां पर दो फॉर्मूले लिखा रहा हूं, देखो. हाँ, कैलकुलेशन ऑफ बोर रेडियस. यहां देखो, या फिर डायरेक्ट ऐसी, भाई इसे हो गया. अब यहां इसे नोट करने के बाद नोट करके लिखेंगे आप NOTE, नोट बोर रेडियस. भाई एटम की रेडियस आइडेंटिफाई करने के लिए
बोर ने क्या फॉर्मूला दिया, ठीक है, बोर ने क्या फॉर्मूला दिया, ठीक है। तो किसी भी, हाँ, किसी भी ऑर्बिट की जो रेडियस है आर, रेडियस आर, ये मान लो एन ऑर्बिट की है, 52.9, देखो 52.9 इंटू जेड स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, एन स्क्वायर अपॉन जेड। जेड यहां पर एटॉमिक नंबर है, जेड एटॉमिक नंबर, ठीक है। एन नंबर ऑफ सेल है भाई, फर्स्ट सेल सेकंड सेल, ठीक है। एन की वैल्यू आप जानते हो, एन इक्वल 1 2 3 डॉट डॉट। तो ये बोर रेडियस का फॉर्मूला है, लेकिन जो ये रेडियस आएगी, ठीक है, ये आएगी पिकोमीटर में, तो पीएम हो गई यहां पर, पीएम पिकोमीटर में आएगी, ठीक है, पिकोमीटर में। तो जेड हमारा यहां पर एटॉमिक नंबर है, ये पिकोमीटर में आएगी, क्लियर। तो जल्दी से नोट करें। इसके बाद एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखिएगा एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो पहला फॉर्मूला ये हो गया, हाँ सेकंड फॉर्मूला, ये पहला फॉर्मूला हो गया। इसके बाद सेकंड फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला क्या है, हाँ देखो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, देखो तो एनर्जी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देखो कैपिटल ई तो एनर्जी है, राइट, एन ऑर्बिट में, सॉरी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी तो ई क्या, एनर्जी, एन ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी माइनस आर एच, आर एच रेडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है, इनटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। देखो जेड एटॉमिक नंबर, जेड एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, ठीक है। एन की वैल्यू नंबर ऑफ सेल्स 1 2 3 डॉट डॉट, ठीक है। जो आर एच रिडबर्ग कांस्टेंट है बेटा, यहां ई मींस एनर्जी, एन मींस nth ऑर्बिट में, nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को हम जूल में देंगे, तो यहां रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू भी जूल में पुट करनी पड़ेगी। आर एच क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट, रिडबर्ग कांस्टेंट, रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू क्या, देखो 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 18 जूल, 2.18, ठीक है, 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 18 जूल। ओके, नोट इट डाउन। तो ये हमारा बोर मॉडल कंप्लीट हुआ। ओके ओके क्लास। इसके बाद हमारा जो यहां पर टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ बोर मॉडल, ठीक है, लिमिटेशंस ऑफ बोर मॉडल। तो डैश आगे लिखेंगे लिमिटेशंस में, दिस मॉडल फेल, हाँ लिखिएगा, दिस मॉडल फेल टू गिव द एटॉमिक मॉडल, दिस मॉडल फेल, जो मॉडल फेल हुआ बोर मॉडल का, ठीक है, लिखिएगा दिस मॉडल फेल टू गिव atomic model, this model fail to give atomic model for such atoms which have atomic number more than 1, okay, yeah, which have more than 1 electron, clear. This model failed to give the atomic model for atoms which have more than 1 इलेक्ट्रॉन, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन के लिए एटॉमिक मॉडल देने के लिए ये हमारा मॉडल फेल हो गया। नंबर टू, इट कुड नॉट एक्सप्लेन जी-मैन इफेक्ट, GEEMAN, जी-मैन इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट, STARK स्टार्क इफेक्ट, क्लियर। नंबर 3, it could not explain the ability of atom, it could not explain the ability of atom to form molecules by chemical bond,
ठीक है, एटम से मॉलिक्यूल में किस तरह से बॉन्ड बनते हैं इस बात को ये एक्सप्लेन नहीं कर सका। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एबिलिटी ऑफ एटम टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स बाय केमिकल बॉन्ड। एक और लिख लो, इट कुड नॉट, नंबर 4, इट कुड नॉट एक्सप्लेन dual behavior of atom. It could not explain dual behavior of atom. Okay class.